बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 12 वेव्स को स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लें। अगर आप तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर ये टॉपिक्स आपको सारे आसान लगेंगे, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं ना आपको हर टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी वो भी मार्क करवाता जाऊँगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर जी बुक से निशान लगवा दिया करें कि हमने याद कितना करना है। तो भाई आपको निशान भी लगवा देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 12.1 वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने से पहले ना, अगर आप बुक के अंदर ये फर्स्ट पैराग्राफ देखें, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन में एक यहाँ पे डेफिनेशन मिलेगी, यानी कि वेव का कॉन्सेप्ट। तो इसको पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। वेव क्या है? तो आप सिंपल शॉर्टकट याद रखें कि वेव एक डिस्टरबेंस का नाम है। एनी डिस्टरबेंस इन अ मीडियम विच ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बस कहानी ख़त्म। लेकिन आपकी बुक की जो वर्डिंग है ना, वो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि वेव का कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है जी। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफ़र ऑफ द मैटर। मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ये वेव की डेफिनेशन है कि भाई वेव में मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। डेफिनेशन क्लियर है? आगे ये सारा आपने याद नहीं करना। अब इसमें क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको कि भाई इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने करना क्या है। तो मैं अपनी वर्डिंग में आपको बता देता हूँ बस, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना जो वेव्स का किरदार है वो बहुत अहम है, यानी कि वेव्स हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती हैं। आगे वो कहता है अगर हम आस-पास हमारे इर्द-गिर्द हर जगह पे वेव्स मौजूद होती हैं। इसी तरह से फिर आगे एक झील की एग्ज़ाम्पल दे रहा है। वो कहता है एक साकिन झील की सतह पर बनती हुई छोटी-छोटी लहरों से लेकर आसमान में गरजते हुए बादलों की आवाज़ तक सारा वेव का कॉन्सेप्ट है। फिर वो आगे कहता है कि भई हम यहाँ पे ना वेव्स के टाइप्स को भी पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उनके उसूल देखेंगे और इसी तरह से 1-2 एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करेंगे कि वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है? फिर वो कहता है वेव की एम्पलीट्यूड, वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। बस ये बात आपको सिर्फ बताई है कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या कुछ हम करने जा रहे हैं। फिलहाल इधर एक डेफिनेशन आपको मिली है। चलें आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 12.1। 12.1 है जी वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। अब इसके अंदर आपने क्या समझना है और क्या कुछ लिखना है, याद करना है। सबसे पहले ना इसके अंदर आप वेव की डेफिनेशन लिखेंगे। तो ये डेफिनेशन ऊपर भी बता दी है, यहाँ पे येलो बॉक्स में दी गई है, यहाँ से क्लियर करना चाहिए आपकी मर्जी है, सेम वर्डिंग है। कहता है वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, वेव की डेफिनेशन क्लियर है। तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद ना अगर वो शॉर्ट में एग्जांपल पूछे तो आप लिखेंगे, अगर एग्जांपल ना पूछे तो सिर्फ आपने वेव को डिफाइन करना है। जितना क्वेश्चन उतना आंसर देना है, यही अच्छे बच्चे की निशानी होती है। ये नहीं है आप सारा पैराग्राफ छाप के आ जाएं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, 10th में आ चुके हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं, सारे माशाल्लाह प्यारे मासूम और बड़े बच्चे हैं। चलें जी, अब इस डेफिनेशन के बाद ना अगर वो एग्जांपल पूछता है तो आपकी बुक यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दे रही है, आप कोई जो आसान लगे वही आप एक याद कर लें। मैं दोनों ज़रा समझा देता हूँ, ठीक है? ये देखें जी, एग्जांपल नंबर 1 कहता है व्हेन अ ट्विग इज़ ड्रॉप्ड इनटू स्टिल वाटर। एक खड़ा हुआ पानी, रुका हुआ पानी जिसके अंदर वो कहता है एक टहनी को हम फेंकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक वाटर की एग्जांपल देखते जाएँ डायग्राम साथ-साथ। आप घर के अंदर एक टब लें, उसके अंदर पानी भर दें। अब टब के अंदर जो पानी होगा वो फ्लो में तो नहीं होगा ना, बह तो नहीं रहा होगा, वो रुका हुआ पानी है। तो कहता है रुके हुए पानी की एग्जांपल लेनी है। तो यहाँ पे देखें वाटर है, इसके अंदर वो कहता है आप एक टहनी को फेंक दें। आप टहनी की बजाय पत्थर भी फेंक सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस उसने ट्विग का वर्ड यूज़ किया तो हम भी यही कहेंगे कि भई हमने इसके अंदर टहनी फेंक दी कोई दरख्त की। अब क्या होगा, रिपल्स स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस। तो जैसे ही हम यहाँ पे टहनी फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तो वो कहता है इस वाटर की सरफेस पे ना रिपल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जो कि बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होंगे। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो आपको सर्कुलर रिंग नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें, ये सर्कुलर जो रिंग आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को रिपल्स बोलते हैं। तो क्या हुआ, जब आपने इसके अंदर टहनी फेंकी या पत्थर फेंका इस जगह पे, तो इसके अराउंड इस तरह से रिपल्स प्रोड्यूस हुए, जो कि वैसे आउटवर्ड डायरेक्शन में ये इस तरह से आपको चलते हुए दिखाई देंगे। जब आप देखेंगे ना टब के अंदर पानी की सरफेस पे, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं बाहर की तरफ, ठीक है।
आगे कहता है एज शोन फिगर, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, दीज रिपल्स कैरी एनर्जी आउटवर्ड। ये रिपल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को बेसिकली कैरी कर रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिपल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को कैरी कर रहे हैं आउटवर्ड। येट द वाटर एंड द ट्विग रिमेन्स मोस्टली इन प्लेस्ड। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पे जो है ना रिपल्स एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन ये नहीं हो रहा कि वाटर मूव करे या फिर जो टहनी आपने फेंकी थी वो मूव कर दे। वो कहता है टहनी और पानी ये अपनी जगह पे मौजूद है, ये नहीं आगे जा रहा मूव कर रहा, बल्कि जो रिपल्स हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बात तो वही बन गई जो वेव की डेफिनेशन में हम करके आ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से भी हमने डेफिनेशन को ही क्लियर किया है कि जब आप पत्थर पानी में फेंकेंगे तो यहाँ पे रिपल्स प्रोड्यूस होंगे जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। और जो पानी होगा मैटर होगा, वो पत्थर या दरख्त की टहनी वो मैटर है ना, वो अपनी जगह से नहीं लेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। तो इसका मतलब वही बात बन गई कि मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल से भी दोबारा क्लियर हो गया। चलें दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अ सिमिलर इफेक्ट अकर्स विद साउंड वेव। साउंड वेव के साथ भी वो कहता है बिल्कुल इसी तरह का इफेक्ट होता है। देखते हैं जी, एग्जांपल देगा, कहता है व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग्ड। जब आप एक गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, इट क्रिएट्स वाइब्रेशंस, तो वहाँ पे वाइब्रेशंस पैदा हो जाती हैं, दैट ट्रैवल, जो कि ट्रैवल करती हैं थ्रू द एयर, एयर में। वो वाइब्रेशंस एयर में ट्रैवल करती हैं एज साउंड वेव, साउंड वेव की सूरत में। द एयर पार्टिकल्स डू नॉट मूव आउटवर्ड्स आवर एयर्स। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव नहीं करते, वो हमारे कानों तक नहीं आते। इंस्टेड दे वाइब्रेट इन प्लेस टू पास द एनर्जी फॉरवर्ड। बल्कि वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स एनर्जी को आगे हमारे तक पहुंचाते हैं, या कह लें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब यही बात ना मैं आपको ज़रा दोबारा डायग्राम से समझा देता हूँ। ये यहाँ पे आ जाए जी। देखो ये हमारे पास गिटार है, जब यहाँ पे स्ट्रिंग्स लगी होती है ना, ठीक है, अब उस गिटार की स्ट्रिंग को जब आप प्लग करते हो, ये ऐसे प्लग करते हो, तो फिर क्या होती हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, अब यही बात हम पीछे करके आ रहे हैं। तो वो वाइब्रेशंस क्या करती हैं बेटे, ट्रैवल करती हैं थ्रू द एयर। तो इधर एयर होगी कि नहीं होगी, सारी हवा होगी। तो वो इस हवा में वाइब्रेशन से ट्रैवल करती हैं, किस सूरत में बेटे, साउंड वेव्स की सूरत में। और वो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती हैं। जब वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात उसने क्या की थी कि भाई जो हवा के पार्टिकल्स होंगे वो आगे मूव नहीं करेंगे, वो हमारे कानों तक नहीं आएंगे, बल्कि वो हवा के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पे रहते हुए, अप एंड डाउन, इस तरह से वो वाइब्रेट करेंगे। हाँ, ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हुए जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, यानी कि एनर्जी, उसको ये ट्रांसफ़र करेंगे आगे। और उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, वाइब्रेशंस को, साउंड वेव्स का। तो वो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। दो एग्जांपल्स क्लियर होगी जी। अब डियर स्टूडेंट्स, इस पिछले पेज पे ना ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में वो बता रहा है, वो बेसिकली इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट को बयान कर रहा है कि पार्टिकल्स किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, वो उसकी शक्ल दिखा रहा है। तो ये देखें, कहते हैं वैसे पढ़ रहा हूँ समझाने के लिए, डायग्राम डायग्राम ज़रूर बनाएंगे, अभी बताता हूँ कि आपने क्या कुछ लिखना है, कितना लिखना है, लेकिन ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लें। चले मैं यहाँ से बता देता हूँ। देखो हमने कहा था कि वेव क्या है, डिस्टरबेंस का नाम है। तो ये एक मीडियम, यहाँ पे क्या होगा, एयर। तो उस एयर में आपने डिस्टरबेंस क्रिएट करवा दी, तो क्या आ गई, वेव। ठीक है, तो वो कहता है जब ये वेव है, जब ये वेव मीडियम में क्या करती है, ट्रैवल करती है, तो फिर जो मीडियम में पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे। अब मीडियम क्या है, एयर, तो एयर के पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स उसने दिखा दिए हैं, ये वाले, ये जो रेड कलर के आपको डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स हैं। तो वो कहते हैं जब वेव मीडियम में से पास करेगी तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये देखें, ये डायरेक्शन दी गई, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूव करेंगे, यानी कि वाइब्रेट करेंगे। मूव करने का मतलब आगे नहीं जाएंगे इधर उधर, बल्कि अप एंड डाउन इस तरह से मूव करेंगे, अपनी जगह पे रहते हुए ये वाइब्रेट करेंगे। तो इनके वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी जो होगी वो आगे ट्रैवल करेगी, ट्रांसफ़र होगी। तो हम भी तो यही चाह रहे हैं कि भाई एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए। तो वेव क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यही चीज़ बेटे बार बार बयान कर रहा है, बाकी कोई नई चीज़ आपको नहीं बता रहा। सिर्फ यही कह रहा है कि जब वेव मीडियम में से पास करेगी, ट्रैवल करेगी, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे
उनकी वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी आगे मुंतकिल होगी, ट्रांसफ़र होगी। ये आप पढ़ के देख लें, यही बात लिखी हुई है, 3 लाइनें सिर्फ आपको बताई है। क्लियर हो गया जी। अब यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू क्लियर करेंगे। अब ये वेव किस तरह की है आगे चल के बताएंगे, अभी सिर्फ याद रख लें। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू ये है कि भाई वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स इन अ वेव परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। अब ये है वेव की डायरेक्शन, वेव इस तरह ट्रेवल कर रही है ना, इस डायरेक्शन में, तो वेव की डायरेक्शन इस तरफ है। ये जो पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो यूं है, ये देखें अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो ये इस तरह से पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, और ये है वेव की डायरेक्शन इधर। तो अब देखें दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, वेव की मोशन की डायरेक्शन और इधर से पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90। और 90 को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, राइट एंगल। तो यही तो वो कह रहा है, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इन अ वेव, वेव में जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन है इनकी परपेंडिकुलर होती है टू द वेव डायरेक्शन, इस वेव डायरेक्शन की वो परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो यही एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भी वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव और वेव के डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, तो आप 90 की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर वर्डिंग भी दे सकता है, एंगल भी दे सकता है। क्लियर हो गया जी कंसेप्ट। चलें, अब आपने क्या याद करना है, सबसे पहले वेव की डेफिनेशन, उसके साथ एक एग्जांपल, चाहे इन दोनों में से कोई एक कर ले। तीसरी एग्जांपल भी बुक ने आगे दी है, मैं बताता हूँ, लेकिन ये दो ज़्यादा आसान है। और उसके बाद ये डायाग्राम बनाएंगे, ये बेशक ना बनाएं, ये डायाग्राम, ये ना लिखें थ्योरी, ये डायाग्राम, डेफिनेशन और एक एग्जांपल, बस यहाँ से इतना आपने याद करना है। अब मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ना तीसरी एग्जांपल बुक ने जो मेंशन की है वो है स्प्रिंग की, कि आप एक मेज़ पे स्प्रिंग रखें, उसको आप क्या करें, स्ट्रेच करें, जैसे उसको खींचेंगे या कह लें पुश करेंगे, तो आपके पास स्प्रिंग के अंदर ना इस तरह के कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होंगे। इसको ना कंप्रेशन बोलते हैं, जहाँ पे ये इकट्ठी हो रही है, स्प्रिंग इकट्ठा हो रहा है, उसको कंप्रेशन, और जहाँ पे ये खुला खुला हो रहा है वहाँ पे रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जहाँ पे प्रोड्यूस होगी उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हो गई हैं। अब वेव तो आ गई, तो फिर वेव का क्या काम है, एनर्जी को कैरी करना, एनर्जी को वो ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा हो गई है। ठीक है, तो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं, ये बात एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, वो आपने याद रखनी है। और इसमें क्या होते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। अब कंप्रेशन क्या है, रेयरफेक्शन क्या है, आगे मजीद वो डिटेल में डिस्कस करेगा, आगे डेफिनेशंस आ जाएंगी, आपको बता देंगे। क्लियर, बस दो में से एक एग्जांपल तैयार कर लें, बुक ने यहाँ पे 3 बताई हैं। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, डर खौफ खत्म हो गया कि भाई हमने याद कितना करा है। सारी थ्योरी को देख के घबराओ नहीं, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ करवाऊंगा। ले जी, आगे हमारे पास सब हेडिंग है टॉपिक नंबर 12.1 की, वाटर वेव एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट वेव मोशन, यानी कि वेव मोशन को जाहिर करने के लिए पानी की वेव का तजर्बा। अब हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से इसको समझेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे करवाते नहीं हैं टीचर स्कूलों में, एकेडमियों में, लेकिन यह है कि आप उनको कहेंगे तो शायद किसी को गैरत किसी की जाग जाए। चलें, अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैसे ना इसमें बहुत शॉर्टकट बताया गया है, हालांकि जिस तरह की उसने डायग्राम दी है उसको चाहिए था कि इसकी अच्छी खासी थ्योरी लिख के एक्सप्लेन करता, लेकिन उसने यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर किया, कंसेप्ट भी बल्कि क्लियर नहीं किया, सिर्फ बताया है। और बताने से हमें क्या पता चलेगा, हम उसको करेंगे आगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे, कुछ 4-5 पॉइंट्स इसमें बताता इंपॉर्टेंट, फिर तो मज़ा आता। लेकिन उसने ना सिर्फ यहाँ पे बेतुकी बातें की हैं, पता नहीं कौन थे लिखने वाले बुक, तो बस अब मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि आगे मज़ीद जब हम ये आएंगे ना टॉपिक नंबर 12.4 में, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो दोबारा वही ट्रिपल टैंक वाली एग्जांपल आ गई है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो भाई जब यहाँ पे करना था तो फिर यहाँ पे देने का फ़ायदा। अब यहाँ पे आपने कुछ भी याद नहीं करना, यहाँ पे कोई बात याद नहीं करनी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे वो यहाँ पे क्या कह रहा है। कहते हैं वेव मोशन को जाहिर करने के लिए पानी की वेव का तजर्बा, तजर्बा करते हैं, उसके लिए क्या करना होगा। कहते हैं सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू अंडरस्टैंड वेव मोशन इज थ्रू द एक्सपेरिमेंट कॉजिंग अ रिपल टैंक। हाँ, ये पूछ सकता है वो बेतुका एमसीक्यू कि भाई अगर आपने वेव मोशन को जाहिर करना है तो पानी की वेव्स का तजर्बा करने के लिए आप कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये वो पूछ सकते हैं, तो आप कहेंगे रिपल टैंक। तो बुक के अंदर वो रिपल टैंक की एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप इसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये सबसे आसान है। ठीक है, आगे कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। In this setup, a shallow tray is filled with water to a uniform depth.
कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले ना आप इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप का ट्रे लें। ये एक रेक्टेंगुलर शेप का ट्रे है। इसके अंदर वो कहता है पानी भर दें। अब ये जो पानी होगा ये बेटे कोई ख़ास ज़्यादा गहरा तो नहीं होगा। ये क्या होगा? शैलो वाटर। शैलो वाटर का यही मतलब है कि कम गहरा पानी। सही है? तो इसकी गहराई देखो इतनी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ़ इतनी गहराई है बस। तो इसीलिए हम इसको कह लें शैलो वाटर। बात समझ आ गई? वो कहता है इस रेक्टेंगुलर ट्रे को ना शैलो वाटर से भर दें, मतलब इसके अंदर पानी डाल दें और वो कम गहरा होना चाहिए। फिर आगे कहता है अ बार कनेक्टेड टू अ मोटर। फिर यहाँ पे ना एक मोटर लगी हुई है, देख रहे हो? यहाँ पे ये गोल गोल ये मोटर लगी हुई है। अब ये पानी के अंदर नहीं लगी हुई, यहाँ पे लगी हुई है। इस मोटर के साथ वो कहता है एक छोटी सी बार भी लगी हुई है, ये वाली, ये जो आपको लंबी सारी बार नजर आ रही है। ठीक है, वाइब्रेट्स अप एंड डाउन जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। वो कहता है जब ये मोटर आप ऑन करोगे, यहाँ से स्विच लगा होगा ना, जब आप उसको ऑन करोगे तो मोटर चलेगी, रन करेगी। अब उसकी वजह से ये जो यहाँ पे बार लगी हुई है ये अप एंड डाउन हल्का हल्का मूव करेगी। अब जब ये हल्का हल्का मूव करेगी तो यहाँ पे वाटर की सरफेस के साथ ये क्या होगी? टच होगी। जब टच होगी तो मीडियम में क्या होगी? डिस्टर्बेंस क्रिएट। मीडियम क्या है? वाटर। तो वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है तो वेव पैदा हो जाएंगी। तो जो वेव पैदा होंगी वो यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखें। अब ये वेव ना दो तरह की पैदा हो सकती है। ये स्ट्रेट लाइन भी पैदा हो सकती है जिसके अंदर आपको देखो यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ नज़र आ रही है, ये इस तरह से। ये ऊपर वाले पोर्शन को हम क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को ट्रफ बोलते हैं। आगे आ जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यानी कि ये एक वेव है ना, ये देखो ये इस तरह से। ये वेव का जो अपर पोर्शन होता है ना इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जो वेव का ये मीन पोजीशन से लोअर पोर्शन होता है ना इसको ट्रफ बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है क्रस्ट ट्रफ वाली वेव पैदा हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे सर्कुलर वेव भी पैदा हो सकती है, यानी कि सर्कुलर वेव्स भी यहाँ पे पैदा हो सकती हैं। अब वो कैसे होती हैं अगले टॉपिक में आपको डिटेल में बताऊंगा। चलो यहीं पे सुन लो, आगे भी बता दूंगा। इस बार के साथ ना मोटर की ये जो बार लगी हुई है इसके साथ ना एक नॉब होती है। ठीक है, ऐसे एक नॉब लगी होती है। जब ये नॉब आप नहीं छेड़ते ना, सिर्फ आपके पास मोटर आप ऑन करते हो तो उसका ये जो बार है वो वाटर की सरफेस पे टच होता है, तो उस टाइम स्ट्रेट लाइंस आपके पास वेव्स प्रोड्यूस होती है। ये निशानी याद रख लें। अच्छा, जब आप इस नॉब को छेड़ते हो, यानी कि ये ऊपर हुई खड़ी होती है, इसको नीचे कर देते हो, तो फिर याद रखिएगा ये नॉब का जो एंड है ना, एंड ये वाला सिरा, ये पानी के अंदर चला जाता है। अब जब ये पानी के साथ टच करता है ना तो फिर याद रखिएगा वेव स्ट्रेट लाइन पैदा नहीं होती, वो सर्कुलर पैदा होती है। ये बात बड़ी अहम आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप याद रख लें कि यहाँ पे जब ये बार वाटर की सरफेस को टच करेगी तो वेव्स दो तरह की पैदा हो सकती है। नंबर वन स्ट्रेट लाइन, नंबर टू सर्कुलर। स्ट्रेट लाइन तब ये प्रोड्यूस होंगी जब ये नॉब ऊपर की तरफ होगी, नॉब पानी की सरफेस को टच नहीं करेगी, तब ये वेव्स इस तरह की पैदा होगी। इसका मतलब अभी ये सिर्फ बार जो है ना वो टच कर रही है, जिसकी वजह से ऐसी वेव्स पैदा हुई है। हाँ, अगर ये नॉब पानी की सरफेस को टच करेगी तो फिर ये इस तरह की वेव्स पैदा नहीं होगी बल्कि सर्कुलर होंगी। दो बातें याद हो गई? चलें, नोट कर लिया आपने। अब हमें अगर सपोज करो ये वेव्स नज़र नहीं आ रही जो कि वाटर के सरफेस पे बन रही हैं, अगर नज़र नहीं आ रही तो फिर वो कहते हैं हम यहाँ से ना एक लैंप लगा देंगे। अब उस रोशनी से ना वो हमें वेव्स क्लियर नज़र आएंगी, जो कि हम यहाँ पे स्क्रीन लगा चुके हैं या कोई पेपर की शीट रखी हुई है उसके ऊपर उनका इमेज वाज़े तौर पे नज़र आ जाएगा। तो ये है रिपल टैंक का एक्सपेरिमेंट। बस मैंने आपको ज़्यादा बातें बल्कि बता दी हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये टॉपिक ख़त्म हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है? जितनी बातें बताई हैं वो सिर्फ याद रखोगे, बाकी इसमें से आना कुछ नहीं है। हाँ, ये वाला एमसीक्यू आ सकता है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टॉपिक नंबर 12.2, टाइप्स ऑफ वेव्स। तो वेव्स की हमारे पास ना यहाँ पे मेन टू टाइप्स हैं बेटे, ये याद रख लें एमसीक्यू के लिए कि वेव्स की मेन टू टाइप्स हैं। नंबर वन मैकेनिकल वेव्स, नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें शॉर्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल वेव्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आपने डिफाइन करना होगा और साथ में एग्जांपल देनी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं जी, मैकेनिकल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए, जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती हो, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ये पहले आसान मतलब में याद रखें ना इसको, कि ऐसी वेव्स जिनको पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अब बुक इसको किस तरह से डिफाइन कर रही है देखो, कहती है मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम। ऐसी वेव्स जिनको जिनको बेटे ट्रैवल करने के लिए मीडियम रिक्वायर होता है। सच एज कैसा मीडियम? एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ तक ये डेफिनेशन आप क्लियर कर लें। अब अगर किसी बच्चे को ये मुश्किल लगती है, समझ नहीं आती, तो वो ये वाली डेफिनेशन कर ले, ये ज़्यादा आसान है कि मैकेनिकल वेव्स क्या हैं भाई? वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती हो, मीडियम रिक्वायर हो, तो उन वेव्स को आप मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। नीचे आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं भाई? वो मीडियम जो है ना आपके पास एयर हो सकता है पहला, इसी तरह से वाटर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो इस तरह से आपकी शीट पे खूबसूरती भी आएगी और पॉइंट्स भी बन जाएंगे। तो ये डेफिनेशन करें आपकी मर्ज़ी, ये वाली करें आपकी मर्ज़ी। डेफिनेशन क्लियर है? अब आपको देनी होगी कि भाई मैकेनिकल वेव्स में एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है, तो वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे एक छोटा सा और पॉइंट क्लियर कर लें। ये याद नहीं करना, वैसे बस एमसीक्यू के तौर पे याद रखेंगे। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। भाई वैक्यूम के थ्रू ना ये वाली मैकेनिकल वेव्स पास नहीं करती। अब वैक्यूम में तो एयर है ही नहीं, वहाँ तो कोई मीडियम नहीं है, मतलब एक खला है ना बिल्कुल, तो उसमें वेव ट्रैवल नहीं करती। कौन सी? मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अब क्यों नहीं करती भाई, वजह? तो आगे वजह बता रहा है, कहता है बिकॉज दे रिलाई ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम टू ट्रांसफर एनर्जी। बात समझ आई कि ये वेव्स खला में सफ़र नहीं कर सकती। क्यों भाई? आगे उसने कहा क्योंकि ये एनर्जी मुंतकिल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स पर इन्हसार करती है, जबकि अब मीडियम के पार्टिकल्स तो वहाँ पे हैं ही नहीं, तो इसीलिए ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। क्लियर? सॉरी भाई। आगे जो है ना वही बात उसने दोबारा कर दी है, बहरहाल ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन के फ़ौरन बाद आपको सिर्फ एग्जांपल्स देनी है कि मैकेनिकल वेव्स की कौन सी एग्जांपल है। तो आप कहेंगे साउंड वेव भी मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है, वाटर वेव्स भी मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है, वाइब्रेशंस ऑन अ रोप या स्प्रिंग ये भी मैकेनिकल वेव की एग्जांपल है। इसी तरह से जो साइज्मिक वेव्स हैं यानी कि जलजले वाली, ठीक है, वो भी आपके पास क्या है? मैकेनिकल वेव्स हैं। कुछ लोग इसको सीज्मिक पढ़ते हैं, कुछ इसको साइज्मिक पढ़ते हैं, तो जो वर्डिंग आपको आसान लगे वही आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से ये आपने बस सिर्फ 2 एग्जांपल्स दे दें वही बहुत है। तो फिर से सुन लें, जब भी ये आ जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो पहले मैकेनिकल वेव्स को इस तरह से डिफाइन करेंगे यहाँ तक। उसके बाद बेटे यहाँ पे आप सिर्फ एग्जांपल 2 मेंशन कर देंगे कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे साउंड वेव्स या वाटर वेव्स, या इस तरह कह सकते हैं साउंड वेव्स और वाटर वेव्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जिस तरह वर्डिंग बनाए मर्जी आपकी, पॉइंट बनाए या वर्डिंग बनाए, बस ये मैकेनिकल को हमने डिफाइन कर लिया। अब बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मैकेनिकल वेव। वो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना ये मैकेनिकल वेव से डिफरेंट होती है, बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। इनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल या मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैकेनिकल को ज़रूरत पड़ रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पास होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप उसी तरह से अपनी वर्डिंग में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हो कि वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर आपको देनी होगी एग्जांपल्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एग्जांपल्स है ना उसमें आप रेडियो वेव्स कह सकते हो, माइक्रोवेव्स कह सकते हो, ये जो आप घर के ओवन में खाना गर्म करते हैं उसमें माइक्रोवेव्स यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरह से इंफ्रारेड रेज, ये आपको नज़र नहीं आती, जो आपका बॉडी हीट को जनरेट कर रहा होता है वो आपके पास इंफ्रारेड रेज होती है। ठीक है, इसी तरह से विजिबल लाइट हो गई, सूरज से आने वाली रोशनी जो आपको नज़र आ रही होती है, विजिबल में आपको सारे कलर नज़र आते हैं ना। अच्छा, इस तरह से यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज़, ये भी सूरज की रोशनी में ही कुछ लाइट्स या रेज़ ऐसी होती हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। उसके बाद एक्स रेज़ हैं, गैमा रेज़ हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इनको ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की। बात समझ आ गई? चलें जी। अब बेटे यहाँ पे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू होगा, वो ये है कि भाई दीज वेव्स डिफर इन देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। भाई ये जो सारी वेव्स है ना, ये स्पेक्ट्रम में जो सारी वेव्स आ रही हैं, वो कहते हैं ये वेव्स आपस में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज इनकी क्या होती है? डिफरेंट होती है, एक जैसी नहीं होती। बट दे ऑल ट्रैवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम। लेकिन वैक्यूम में इन सारों की जो स्पीड होती है ना वो क्या रहती है? सेम रहती है। ये बहुत अहम एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसकी उस फिर स्पीड की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है ये वाली वैल्यू, जिसको शॉर्टकट याद रखें, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो भाई इन वेव्स को जब भी आप वैक्यूम में पास करवाएंगे
यानी कि वैसे ही तो ये वैक्यूम में पास करेंगे ना, क्योंकि मीडियम की तो ज़रूरत इनको पड़ती नहीं है। तो फिर इनकी स्पीड की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। किस में बेटे, इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रख लें, जिसको हम क्या कहते हैं, नोन एज द स्पीड ऑफ लाइट, और इस वैल्यू को हम स्पीड ऑफ लाइट का नाम दे रहे हैं। तो जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है ना, तो वैक्यूम में इन सारी वेव्स की स्पीड भी यही रहती है। ये बात थी, ठीक हो गया। चलें, बाकी इसमें कोई याद करने वाला काम नहीं है। हाँ, साइड इन्फॉर्मेशंस हैं 2-3, ये आप याद रख लेंगे, एमसीक्यू में आ सकती हैं। तो यहाँ पे पहली जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो बेटे ये है कि भाई, मैं अपनी आसान वर्डिंग में भी आपको बता देता हूँ, लेकिन एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। वेव्स कैरी एनर्जी अक्रॉस द ओशंस, एयर एंड इवन एम्प्टी स्पेस विदाउट ड्रैगिंग पार्टिकल्स अलोंग विद देम। वो कहता है वेव समंदरों, हवा और हत्ता के जो खला है उसमें भी एनर्जी मुंतकिल करती हैं, बग़ैर इसके कि वो पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर चलें। देखें ना, विदाउट ड्रैगिंग पार्टिकल्स अलोंग विद देम, बग़ैर इसके कि वो पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर चलें। ठीक है, तो वेव समंदरों में, हवा में, हत्ता के खला में भी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। ये बात ध्यान में रखें, हत बग़ैर इसके कि वो पार्टिकल्स को अपने साथ लेकर चलें। भाई, पार्टिकल्स को अपने साथ नहीं लेके चलती, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी को कैरी करती हैं, बेशक खला हो, बेशक आपके पास समंदर हो, बेशक हवा हो। चलें जी, उसके बाद वो नीचे कह रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, यहाँ पे भी एक एमसीक्यू है कि भाई जो रेडियो वेव्स होती हैं, उसने वैसे यहाँ पे बता तो दिया था, पता नहीं क्यों साइड इन्फॉर्मेशन दी है दोबारा। ये देखो रेडियो वेव्स की भी तो स्पीड यही है ना वैक्यूम में, तो दोबारा उसने यहाँ पे कह दिया है कि रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रैवल एट द स्पीड दिस। तो हमने ये बात तो आपको यहाँ पे बता दी है, तो यहाँ पे कोई नई बात नहीं की उसने। अच्छा जी, उसके बाद फिर नीचे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कहता है इंफ्रा मीन्स बिलो, यानी कि इंफ्रा का मतलब होता है नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, इंफ्रा का मतलब नीचे। आगे कहता है इंफ्रा रेड वेव्स हैव अ लोअर फ्रीक्वेंसी देन द रेड वेव्स। रेड वेव की निस्बत इंफ्रा रेड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, लो होती है, कम होती है। वार्म ऑब्जेक्ट्स रेडिएट लाइट इन द इंफ्रा रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो वो कहता है कि जो हमारे पास सुर्ख वेव्स ना सॉरी गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं या अजसाम होते हैं, ये स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड हिस्से में रोशनी खारिज करते हैं। यानी कि इंफ्रा मीन्स नीचे, तो इंफ्रारेड वेव जो हैं इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है रेड वेव की निस्बत। और फिर आगे कहता है जो गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये लाइट एनर्जी को खारिज करते हैं इंफ्रारेड वाले रीजन की तरफ। अब जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसके अंदर हम समझेंगे कि भाई कौन से कलर कहाँ पे होते हैं और कौन सी वेव पहले आती है, कौन सी बाद आती है, किस में एनर्जी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ये हम स्पेक्ट्रम में समझ लेते हैं। तो आपकी बुक ने यहाँ पे स्पेक्ट्रम शो किया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद रखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो कलर्स होंगे और जो वेव्स, उनको याद रखेंगे। सबसे पहले है रेडियो वेव्स, फिर है माइक्रोवेव्स, फिर है विजिबल लाइट, ठीक है, इसके अंदर इंफ्रारेड भी आएगा, अल्ट्रावायलेट भी आएगा। विजिबल के अंदर ना वैसे 7 कलर्स होते हैं, वो आपको बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंफ्रारेड आ गया, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट आ गया, फिर यहाँ पे एक्सरे आ गया, फिर लास्ट में गैमा रेज आ गया। अब ये उन्होंने एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम शो कर दिया है। अब आप यहाँ पे याद रखें कि जब आप इस डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, और वेवलेंथ जो होगी ना वो कम होती जाएगी। ये बात ज़हन में रखें। अब देखो यहाँ पे देखो ना, ये चीज़ शो की गई है, उन्होंने वेव की सूरत में शो की है। अब ये क्रस्ट होता है और ये ट्रफ होता है, और ये दूसरा क्रस्ट आ गया, तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ गैप कितना है, ज़्यादा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आगे जाओगे ना वेवलेंथ कम होती जाएगी। अभी देखो यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन आगे चल के देखो यहाँ पे, अब देखो वेवलेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जब आप इस डायरेक्शन में आगे चलोगे ना, इस डायरेक्शन में, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो आपने देखा वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो डिस्टेंस कम होता जा रहा है क्रस्ट और क्रस्ट के बीच का, तो वेवलेंथ कम होती जा रही है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब एनर्जी कैसे बढ़ती जा रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। मतलब देखो आपस में ये करीब करीब हो गए हैं, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट होता है, तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। तो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई एक्सरे और रेडियो वेव्स, एक्सरे यहाँ पे है, रेडियो वेव्स यहाँ पे है, इनमें से बताएं एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे एक्स रेज की एनर्जी ज़्यादा है।
देखो ना, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एक्स रे की एनर्जी ज़्यादा है, रेडियो वेव्स की एनर्जी कम है। मैं अगर पूछूं कि इन दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा है, एक्स रेज की कम है। ठीक है। इसी तरह से ये जो विजिबल लाइट का कलर है ना, यहाँ पे 7 कलर होते हैं। अच्छा, विजिबल लाइट को आप याद कैसे रखोगे? इसके लिए वर्ड याद रख लें बेटे, रोए गी बीवी। ये देखें, इस तरह याद रखें, रोएगी बीवी। ये आपके विजिबल वाले कलर हैं, यानी कि जो विजिबल लाइट होती है ना, जो हमको आम आँख से नज़र आती है, वाइट लाइट, उसके अंदर ये 7 कलर होते हैं। अब इसकी तरतीब बच्चों को याद नहीं होती कि पहले रेड आएगा, ग्रीन आएगा, ब्लू आएगा, कौन सा आएगा। तो आप ये वर्ड याद रखें, रोए गी बीवी। ठीक है, रोएगी बीवी, ये याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं कभी। अब इसमें तरतीब याद रख लें, जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी और वेवलेंथ कम होगी। तरीका वही। अब आपसे कोई पूछे ब्लू कलर और रेड कलर, रेड और ब्लू में से बताएं वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे रेड की ज़्यादा है, क्योंकि इस तरफ जाओगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी ना, तो ब्लू आगे आ रहा है तो वेवलेंथ इसकी कम होगी, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा और ब्लू की जो वेवलेंथ होगी ये कम होगी। ठीक है। इस तरह से एमसीक्यू में ये भी पूछ सकता है कि ब्लू और रेड में से बताएं एनर्जी किसकी ज़्यादा है। तो देखो, ब्लू की एनर्जी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि इस तरफ जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ब्लू की एनर्जी ज़्यादा, रेड की एनर्जी कम। तो अगर आप ये वाला सेंटेंस या वर्ड यूज़ याद रखेंगे तो आपको कभी भी एमसीक्यू मुश्किल नहीं लगेगा और आ जाएगा, और ये भूलेंगे भी नहीं, तरतीब भी नहीं भूलेगी। तो ये क्या है रेड, ये क्या है ऑरेंज, ये क्या है येलो, ये क्या है ग्रीन, ये क्या है ब्लू, ये क्या है इंडिगो, ये क्या है वायलेट। तो ये विजिबल कलर के सारे मैंने यहाँ पे विजिबल लाइट के कलर शो कर दिए। अब डियर स्टूडेंट्स, अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहते हैं सर जी हमें ना ये वाली तरतीब भी याद नहीं रहती, भूल जाते हैं हम, कि पहले रेडियो आएगी, माइक्रो आएगी, फिर उसके बाद इंफ्रारेड होगी, फिर इस तरह से विजिबल में कौन सी होगी। चलो विजिबल का तो पता चल गया ना, अब ये पूरा स्पेक्ट्रम आप कैसे याद रखेंगे? रट्टा नहीं लगाना, इसके लिए ना मैंने एक वर्ड यहाँ पे या सेंटेंस आपके लिए बनाया है, इसको याद रख लें, कभी भी नहीं भूलेगी तरतीब आपको। रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज वेरी अगली एक्सेप्ट गैरी। रोनाल्ड मैकडोनाल्ड एक बंदे का नाम है जो कि बहुत बदसूरत गैरी को कबूल करता है। देखो, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड एक बंदे का नाम है, गैरी एक लड़की का नाम है। तो रोनाल्ड मैकडोनाल्ड बहुत बदसूरत, अगली कहते हैं बदसूरत, बहुत बदसूरत गैरी को कबूल करता है। ठीक है, बात याद होगी ना, एक सेंटेंस याद हो गया, रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज वेरी अगली एक्सेप्ट गैरी। अब इसमें जो कैपिटल लेटर मैंने शो किए ना, उसके मुताबिक आप यहाँ पे स्पेक्ट्रम बना लेंगे। देखो, आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल। अब विजिबल के अंदर ये वाला रोएगी बीवी याद रख लो। उसके बाद आगे यू से अल्ट्रावायलेट। अब कैपिटल कैपिटल एक्स आ रहा है, ये देखो एक्स रे, फिर जी से गैमा रेज। हो गया ना याद, कितना आसान है, क्योंकि तरतीब भूल जाती है ना, इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ। रोनाल्ड मैकडोनाल्ड इज़ वेरी अगली एक्सेप्ट गैरी, इससे पूरा स्पेक्ट्रम आपको याद रहेगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। आर से रेडियो वेव्स, एम से माइक्रोवेव्स, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्स रेज, जी से गैमा रेज। और विजिबल के अंदर याद रखोगे रोएगी बीवी। ठीक है जी, चलें जी, स्पेक्ट्रम भी याद हो गया। लो जी, इस टॉपिक में फिर से बता देता हूँ, आपने क्या करना था टाइप्स ऑफ वेव्स में, मैकेनिकल वेव को डेफिनेशन यानी कि डिफाइन करना था, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन किया, और उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल, कोई सी दो लग लिख दें बस, बहुत है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू क्लियर किया कि ये जितनी भी यहाँ पे वेव्स डिस्कस की जा रही हैं, तो वैक्यूम में इनकी जो स्पीड रहती है वो क्या रहती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि वही होती है जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, ये बात याद रखनी है। ठीक है, बाकी उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखना है, तो वो मैंने सारा यहाँ पे आपको समझा दिया है। जितने एमसीक्यू बन सकते थे वो भी बता दिए एनर्जी और वेवलेंथ के। ठीक है, और इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का पूछ ले तो भाई एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का सेम होता है, तो चाहे एनर्जी कहे वेवलेंथ के साथ, चाहे फ्रीक्वेंसी पूछे वेवलेंथ के साथ, बात एक ही है।
रिलेशन आपको याद करवा दिया है कि इस तरफ जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ कम होती जाएगी। लो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जिस तरह से बेटे वेव की टू टाइप्स थी, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी तरह अब फर्दर मैकेनिकल वेव्स की टू टाइप्स हैं। नंबर वन ट्रांसफर वेव्स, नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो शॉर्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम सिंपल डिफाइन करेंगे। बाकी ये पैराग्राफ की जो थ्योरी देख रहे हो ना, इसको देख के घबराएं नहीं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, वही सिर्फ आप याद रखेंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो पहले हम ट्रांसफर वेव को डिफाइन करते हैं। आसान भाषा में इस तरह याद रखें कि ऐसी वेव्स जो पाथ के परपेंडिकुलर ट्रैवल करें उन्हें हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। बस ऐसी वेव्स जो पाथ के 90 के एंगल पे ट्रैवल करती हो, परपेंडिकुलर ट्रैवल करें, उन्हें हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। अब आप आसान भाषा में इसको वर्डिंग में लिख दोगे। इन ट्रांसफर वेव्स में द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग। वही बात है कि ऐसी वेव्स जो पाथ के परपेंडिकुलर ट्रैवल करें, बस उन्हें हम ट्रांसफर वेव्स कहते हैं। अच्छा, अब इसके साथ ना आप डायग्राम जरूर बनाओगे। तो ये है बेटे ट्रांसफर वेव। देखें ये है पाथ की डायरेक्शन, इसके अलॉन्ग ये जो हमारे पास वेव है ये उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। देखो ना यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो ऐसी वेव जो पाथ के परपेंडिकुलर ट्रैवल करे उसे हम ट्रांसफर वेव कहेंगे। तो ये ट्रांसफर वेव की डायग्राम है। अब इसमें अगली बात याद रखें कि ये जो मीन पोजीशन है ना, ये वाली लाइन जीरो वाली, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। तो मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पॉइंट तक या पोजीशन तक ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इसको बेटे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये देखो ना, ये हमारे पास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आगे वैसे डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं तो मैंने कहा बता दूँ। अच्छा, उसके बाद ये मीन पोजीशन से जो अबव पोर्शन होता है ना इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मीन पोजीशन से अपर पार्ट होता है ना ये वाला, इसको क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको बेटे क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो ये ट्रफ हो गया, ये क्रस्ट हो गया। याद हो गया। तो अब अगली बात याद रखें कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। वेव की हमेशा वेवलेंथ होती है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है बेटे, मीटर। याद रखते जाएं। तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह ट्रफ में भी बोल सकते हो कि एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। बस तो तीन चार डेफिनेशंस थी, ये आपने यहाँ पे क्लियर करनी है, वैसे आगे भी आ जाएंगी। अब आ चलते हैं जी आगे। डेफिनेशन डायग्राम बनाओगे, सिंपल ये वाली डायग्राम बनाओगे, बाकी एक एक को एक्सप्लेन नहीं करोगे। उसके बाद वो पूछेगा एग्जांपल ट्रांसफर वेव की, तो वो आप देंगे वाटर वेव। वाटर वेव जो है ना ये ट्रांसफर वेव की एग्जांपल है। अब पीछे इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा के आ रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी दे सकते हो, लाइट वेव है, रेडियो वेव है, एक्स रेज हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में चली जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो उसका कंसेप्ट भी पीछे क्लियर कर चुका हूँ, सारी रेडिएशन बता के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को वर्ड को यूज़ कर लिया है, तो कोई मसला नहीं है। देखो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, क्लास 9th में बता के आ रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करते हैं ना, तब आपके पास ये वाली वेव जनरेट होती हैं और फिर उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं, जो कि पाथ के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही होती है। तो इसीलिए ट्रांसवर्स की एग्जांपल में डिस्कस की जा रही है। तो ये देखें, ये वेयर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ओसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी प्रोपेगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन के ये परपेंडिकुलर ओसिलेट करती हैं, जिसकी वजह से इनको हम ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल में मेंशन कर रहे हैं। तो हम तो ट्रांसफर्स में कह चुके हैं कि ऐसी वेव्स जो पाथ के परपेंडिकुलर ट्रैवल करें, तो यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर ओसिलेट कर रही होती हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं। ठीक है, अब इसकी छोटी सी डायग्राम वैसे मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसको आप क्लास 12th के अंदर ना एक टॉपिक है उसके अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। यहाँ पे सिर्फ हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, तो ये हमारे पास बेसिकली पाथ की डायरेक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हम लेट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। सही है ना, इस तरह से इसको मैं ई से शो कर देता हूँ। अब देखो पाथ की डायरेक्शन पे ये क्या है, परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रही है। इसी तरह से यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पार्टिकल्स क्या करेंगे, ओसिलेट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो ये वाला लूप पैदा होगा। जब इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं ना, फिर अगला इलेक्ट्रिक का ये वाला लूप पैदा होता है। अब ये सारी बातें आपको 12th में पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ। तो इस तरह से ना ये वेव आ जाएगी।
ये 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 इस तरह से चलता जाएगा आगे कहानी। अब देखो जो पहली ई वाली थी ना, ये ऐसे खड़ी होके जा रही है, देखो ये खड़ी है। और जो जो बी वाली है ना, ये वाली बी वाली नीचे वाली, ये ऐसे लगता है जैसे सो के जा रही है, देखिए ना बिछी हुई है, ये ऐसे बिछी हुई है, ये ऐसे खड़ी है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, 90 के एंगल पे, और ये पाथ के भी क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो यही वजह है कि इसको हम ट्रांसफर वेव में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। अब ये किस तरह से इलेक्ट्रिक ओसिलेट करता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो ये सारी कहानी 12th में समझाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा टॉपिक, बस शॉर्टकट आपको ये समझा दिया ताकि डर खौफ ख़त्म हो जाए, बाकी आगे इंशाल्लाह टॉपिक आ जाएगा। तो ट्रांसफर वेव में क्या करना था, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और डायाग्राम। शॉर्ट में भी आए तब भी यही काम करना है आपने। अब आ जाए लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफाइन करेंगे, परपेंडिकुलर का लफज हटा के पैरेलल का लफज यूज कर लो। तो ऐसी वेव्स जो पाथ के पैरेलल मूव करें उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। कितनी आसान डेफिनेशन है। तो यही बात वो लिख रहा है, कहते हैं इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल। पैरेलल का मतलब एंगल जीरो बनेगा, यानी कि अगर ये आपके पास पाथ की डायरेक्शन है तो ऐसी वेव्स जो इस पाथ की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करें, अलोंग अलोंग मूव करें, उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन सेम है ना पैरेलल में, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो पैरेलल का मतलब एंगल 0 डिग्री। ठीक हो गया। तो ऐसी वेव जो पाथ के पैरेलल मूव करें उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या दोगे, एग्जांपल दोगे बेटे साउंड वेव। तो साउंड वेव क्या है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसी तरह स्लिंग की स्प्रिंग वाली एग्जांपल भी आप देंगे तो वो भी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो देखो ना यहाँ से आप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है घंटी से। तो साउंड की वेव के अंदर क्या होते हैं, कंप्रेशंस भी होते हैं, रेयर फैक्शंस भी होते हैं। तो कंप्रेशन का मतलब जहाँ पे ये देखें पार्टिकल्स आपस में करीब करीब हो गए हैं उसको हम कंप्रेशन कहेंगे, और जहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए उन्हें हम रेयर फैक्शन कहेंगे। तो जहाँ कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बने उनको आप साउंड वेव कहेंगे, और वो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल है। इसी तरह बेटे आप स्प्रिंग की एग्जांपल भी दे सकते हो, जो हम पीछे बात करके आए। ये यहाँ पे देखो स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच। तो जैसे ही आप उसको पुश पुल करोगे, आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव कराओगे, तो सपोज करो ये है आपके पास पाथ की डायरेक्शन। तो अब इस स्प्रिंग को उठा के टेबल के ऊपर रख के इस डायरेक्शन के लॉन्ग ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव कराओ। तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब पैरेलल आ गया ना। तो फिर ये भी आपके पास क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ऐसी वेव जो पाथ के पैरेलल मूव करें उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एग्जांपल मेंशन करेंगे। अब साथ में कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप कंप्रेशन को डिफाइन करेंगे कि ऐसा रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स क्या हो बेटे, क्लोजर टुगेदर। तो ये वाला वो रीजन है, ये देखो इस रीजन में पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोज, जिसकी वजह से इसको हम कह रहे हैं कंप्रेशन। और रेयर फैक्शन क्या है, रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट, जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़े दूर दूर हो जाए, खुले खुले हो जाए, वहाँ पे उसको हम कहेंगे रेयर फैक्शन। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयर फैक्शन को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। लो जी, कहानी यहाँ तक ख़त्म होगी। शॉर्टकट दोबारा बता रहा हूँ कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने ट्रांसफ़र वेव को पहले डिफाइन करना है यहाँ तक, उसके बाद साइड पे यहाँ पे छोटी सी डायग्राम ये बनाएंगे, सिर्फ ये वेव शो कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पे देंगे एग्जाम्पल, ख़त्म। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफाइन करेंगे, ये डेफिनेशन, उसके साथ ये वाली डायग्राम। ये सारी डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे बना लो, ये ऐसे, ये कंप्रेशन आ गई। अब थोड़ी खुली खुली लाइनें लगा दीजिएगा, ये रेयर फैक्शन आ गई। फिर यहाँ पे ये कंप्रेशन आ गई, ये कंप्रेशन, फिर ये रेयर फैक्शन। इस तरह से लाइनें लगा दोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की डायग्राम बन जाएगी। ठीक हो गया, लिख भी दीजिएगा ये कंप्रेशन ये रेयर फैक्शन बस। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल दोगे, तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। अब अगर कुछ बच्चों को ये वाली वर्डिंग मुश्किल लगे तो आप यूँ भी लिख सकते हो कंप्रेशन रेयर फैक्शन के वर्ड को यूज़ करके कि द कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन। अलोंग द डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन के बिल्कुल सेम, वही पैरेलल मतलब बन गया, ऑफ मोशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। Compression and rarefactions move back and forth along the direction of motion of the wave is called longitudinal wave। दोनों डेफिनेशन आसान है। लें जी, ये टॉपिक भी आपका यहाँ तक ख़त्म हो गया है। छोटी सी यहाँ पे साइड इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया गया है, इसको देख ले,
क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि व्हेन वी शेक अ स्ट्रेच्ड स्लिंकी स्प्रिंग साइड टू साइड एंड देन पुश इट बैक एंड फोर्थ। कहता है जब आपके पास एक स्लिंग की स्प्रिंग हो और आप उसको स्ट्रेच करके ऐसे हिलाते हो, एक दफ़ा उसको हिलाते हो साइड टू साइड और फिर हिलाते हो पुश करते हो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करते हो, एक दफ़ा उसको ऐसे ऐसे हिलाते हो और एक दफ़ा उसको ऐसे ऐसे। तो बताएं फिर किस तरह की जो है ना वेव क्रिएट होगी, पैदा होंगी। व्हाट टू टाइप्स ऑफ द वेव डिड वी जस्ट क्रिएट। हाँ जी सोचे, अभी आपको जवाब दे चुका हूँ मैं, वैसे समझा के आ रहा हूँ। तो याद रख लें बेटे, साइड टू साइड, साइड टू साइड जब भी आप स्लिंकी स्प्रिंग को हिलाएंगे तो ये ट्रांसफर वेव्स बनेगी। कौन सी वेव्स बनेगी? ट्रांसवर्स, ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, ये वाली वेव पैदा होगी, ये वाली वेव बनेगी। क्लियर? और जब आप उसको पुश करेंगे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे स्प्रिंग को करोगे, तो वो मैं यहीं पे समझा के आ रहा हूँ अभी। ठीक है, तो वो आपके पास बनेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लो जी, ये आपका यहाँ पे आंसर भी हो गया। तो बैक एंड फोर्थ से आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, साइड टू साइड से ट्रांसफर वेव पैदा होगी। लो जी, टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। चैप्टर छोटा सा है, 2 लेक्चर में ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।